हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आपकी आने वाली टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा में सीधे सीधे छप सकते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों उन सिलेक्टेड क्वेश्चन को कराया जाएगा जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और साथ ही साथ उन संभावित प्रश्नों को भी शामिल किया गया है जिनकी आपके परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। तो आइए दोस्तों, आज के इस शानदार सेशन का हम लोग आगाज करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बावर सिस्टम किसकी पद्धति है? जल निकास की, अंगूर के पौधों को साधने की, सिंचाई की, उपरोक्त सभी। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बावर सिस्टम क्या होता है? अगर आप लोगों को पता है तो तभी आप लोग इसका सही आंसर दे पाएंगे। बावर सिस्टम, बावर सिस्टम क्या होता है दोस्तों? अंगूर की जो लताएं होती है उनको ट्रेनिंग के लिए दोस्तों एक फ्रेम की आवश्यकता होती है, उसी को क्या कहा जाता है? बावर सिस्टम कहा जाता है। यानी कि अंगूर के पौधों में जो साधने के लिए फ्रेम बनाया जाता है वो होता है बावर सिस्टम। तो आप लोग समझ गए होंगे कि बावर सिस्टम कहाँ पे अपनाया जाता है। अंगूर की क्रॉप में ट्रेनिंग के लिए दोस्तों जो पद्धति अपनाई जाती है वो क्या है? बावर सिस्टम। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। लाइन ब्रीडिंग एक प्रकार है, इन ब्रीडिंग का, आउट ब्रीडिंग का, नेचुरल ब्रीडिंग का, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ये जो होती है लाइन ब्रीडिंग, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए लाइन ब्रीडिंग को हिंदी में क्या कहते हैं। लाइन ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग को दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं? अंतरावंश, अंतरावंश प्रजनन। अंतरावंश प्रजनन, लाइन ब्रीडिंग को क्या कहते हैं दोस्तों? अंतरावंश प्रजनन। तो इसके अंतर्गत दोस्तों होता क्या है? अंतरावंश जो प्रजनन होता है ये एक प्रकार है किसका? इन ब्रीडिंग का। किसका दोस्तों? ये प्रकार है इन ब्रीडिंग का। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा इन ब्रीडिंग, यानी कि ए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में दोस्तों क्या होता है? इसके अंतर्गत दोस्तों ऐसे पशुओं की मेटिंग कराई जाती है जो कि दूर के संबंधित होते हैं। यानी कि दूर के संबंधित पशुओं के बीच जब मेटिंग दोस्तों कराई जाती है तो क्या कहलाता है? इन ब्रीडिंग कहलाता है। दूर के संबंधित पशुओं के बीच जब मेटिंग की क्रिया कराई जाती है तो यह क्या कहलाती है दोस्तों? ये इन ब्रीडिंग यानी कि लाइन ब्रीडिंग या अंतरावंश प्रजनन कहलाता है। जैसे कि दोस्तों चचेरे भाई और बहन के बीच मेटिंग की क्रिया जो होगी, यानी कि प्रजनन की क्रिया जो होगी दोस्तों, वो क्या कहलाएगी? इन ब्रीडिंग। ये दोस्तों आपको समझने के लिए एग्जाम्पल बताया गया है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बी ऑप्शंस के बारे में। आउट ब्रीडिंग दोस्तों क्या होती है? जब अलग अलग नस्लों के बीच दोस्तों मेटिंग की क्रिया होती है, यानी कि प्रजनन की क्रिया होती है, तो वो क्या कहलाती है? आउट ब्रीडिंग कहलाती है। तो आइए इसी के साथ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। नेचुरल ब्रीडिंग तो आप लोगों को पता ही है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। लाइन ब्रीडिंग को अंतरावंश प्रजनन दोस्तों कहा जाता है। इसी को ये क्या किसका रूप होता है दोस्तों? इन ब्रीडिंग का होता है। ठीक है, यानी कि अंतः प्रजनन का एक रूप होता है लाइन ब्रीडिंग। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपकी पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में माइको हर्बिसाइड है डिवाइन, कॉलिगो, बाइपोलैरिस, ऑल ऑफ दीज। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। डिवाइन, कॉलिगो, बाइपोलैरिस या ऑल ऑफ दी एबव। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। माइको हर्बिसाइड, दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए माइको हर्बिसाइड क्या होते हैं। माइको हर्बिसाइड यानी कि कवक खरपतवार नाशी, कवक खरपतवार कवक खरपतवार नाशी।
ये कवक जनित दोस्तों खरपतवार नाशी होते हैं, जो कि किससे बने होते हैं दोस्तों, कवक यानी फंगी से बने होते हैं। इनका प्रयोग दोस्तों विभिन्न प्रकार के खरपतवारों के नियंत्रण के लिए क्रॉप में किया जाता है। इन्हीं को दोस्तों भविष्य का हर्बिसाइड यानी खरपतवार नाशी भी कहा जाता है, क्योंकि आगे चलकर दोस्तों इन्हीं का उपयोग क्रॉप में किया जाएगा विभिन्न प्रकार के खरपतवारों के नियंत्रण के लिए। इसके अंतर्गत दोस्तों क्या होता है, इसके अंतर्गत कवक जनित जो हर्बिसाइड होता है, कवक जनित जो हर्बिसाइड होता है उनका प्रयोग क्रॉप में किया जाता है। तो ये प्रॉपर क्या होते हैं दोस्तों, एक पर्टिकुलर एक जो खरपतवार होता है उसी पर ये अपना जीवन यापन करते हैं, यानी कि उसी पर अटैक करके उस क्रॉप को ये नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार से ये दोस्तों विभिन्न प्रकार की फसलों में खरपतवारों के नियंत्रण के लिए माइको हर्बिसाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे डिवाइन है, कॉलिगो है, बाइपोलेरिस है, ये सभी क्या है, माइको हर्बिसाइड के एग्जाम्पल हैं। इसकी सबसे खास बात ये होती है कि दोस्तों अगर इनका प्रयोग एक बार खेत में कर लिया जाए तो काफी समय तक उस खरपतवार को खेत में आप लोग देख नहीं पाएंगे, जिसके लिए इनको प्रयोग किया गया है। क्योंकि जैसे ही वो उसका खरपतवार जो होता है दोस्तों, जैसे वो खरपतवार उगेगा उस पर ये कवक जो होता है अटैक करेगा और उसको संपूर्णतः ये नष्ट कर देता है। तो इनकी ये सबसे खास बात ये होती है कि एक बार इनका प्रयोग करने पर कई वर्षों तक इनका प्रभाव खेत में बना रहता है और संबंधित खरपतवार जो होता है वो उगता नहीं है। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, डिवाइन है, कॉलिगो है, बाइपोलेरिस है, ये सभी दोस्तों माइको हर्बिसाइड के एग्जाम्पल हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। समझ गए होंगे दोस्तों माइको हर्बिसाइड क्या होते हैं, ये कवक जनित खरपतवार नाशी होते हैं। किस नस्ल के चौपायों में वसा का अधिकतम % होता है, जर्सी, होलिस्टीन, ब्राउन स्विस, आयरशायर। दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब जल्द से जल्द दीजिए। किस नस्ल के चौपायों में वसा का अधिकतम % पाया जाता है, जर्सी, होलिस्टीन, ब्राउन स्विस या आयरशायर। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही, जो लोग इसका आंसर दे रहे हैं ए वो बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्सी। जर्सी जो गाय की जर्सी नस्ल होती है, इसमें जो वसा का % होता है यानी कि जो फैट होता है दोस्तों, ये कितना पाया जाता है, 5.5%। आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भैंस में जो होता है सबसे ज़्यादा वसा, भैंस में सबसे अधिक वसा का % किसमें पाया जाता है, भदावरी नस्ल की जो भैंस होती है, भदावरी नस्ल की जो भैंस होती है दोस्तों, इसमें सर्वाधिक फैट पाया जाता है जो कि 8 से 13% के बीच होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्सल फ्लूम द्वारा मापा जाता है सिंचाई जल, आप लोग जो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं ध्यान से देखना एक बार दोस्तों। सिंचाई जल की मात्रा को, सिंचाई जल की मांग को, जल उपयोग दक्षता को, सिंचाई जल की प्रवाह की मात्रा को, यानी कि सिंचाई जल का जो प्रवाह होता है यानी बहाव होता है उसकी मात्रा को। बताइए दोस्तों आप लोगों को इसमें से किसको मापने के लिए पार्सल फ्लूम जो उपकरण होता है प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन से एक बार ध्यान से देखिए, उसके बाद इसका जवाब आप लोग दीजिए। जी हाँ दोस्तों, जो लोग ए दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। ए इसका आंसर नहीं होगा, ना बी होगा और ना ही सी होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी। पार्सल फ्लूम एक ऐसा उपकरण होता है दोस्तों जो खुली नालियों में जल की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए आप लोगों को इमेज के माध्यम से हम दिखाते हैं कि पार्सल फ्लूम किस प्रकार का होता है। ये रहा पार्सल फ्लूम आपके सामने दोस्तों। ये इस प्रकार होता है दोस्तों। यहाँ पे ये मीटर बने होते हैं जिसमें हम लोग जल की मात्रा की ऊंचाई को दोस्तों यहाँ पे मापा जाता है। इसका आकार बिल्कुल ऐसे होता है, ये आप लोगों को दिखाया गया है। ये है पार्सल फ्लूम। ठीक है दोस्तों, खुली नालियों में जल के बहाव को मापने के लिए पार्सल फ्लूम नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आइए इसी के साथ हम लोग दोस्तों आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से टमाटर में ब्लॉसम एंड रॉट का क्या कारण है? बोरान की कमी, कैल्शियम की कमी, मैग्नीशियम की कमी, जस्ता की कमी। जो टमाटर में ब्लॉसम एंड रॉट डिजीज लगती है, जिसे बर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, कभी कभी दोस्तों ये ऐसे लिख के आता है BER, ये होता है ब्लॉसम एंड रॉट डिजीज। ये किस में लगती है और आप लोगों को बताना है किस किस क्रॉप में लगती है और ये किस तत्व की कमी से लगती है। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। जो लोग इसका आंसर दे रहे हैं बी, वो बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, यानी कि कैल्शियम की कमी से। किसकी कमी से दोस्तों? कैल्शियम की कमी से ब्लॉसम एंड रॉट डिजीज लगती है टमाटर में। कैल्शियम की कमी से, डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम इन टोमेटो क्रॉप। और उससे कौन सी डिजीज लगती है दोस्तों? डिजीज इसे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो होती है ये एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। क्या होता है दोस्तों? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है टमाटर की क्रॉप में। और इसके बाद हम लोग समझेंगे यहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप में लगता है दोस्तों, ये टमाटर को प्रभावित करता है। उसके अलावा ये दोस्तों शिमला मिर्च में लगता है। इसके साथ साथ खरबूजे की जो क्रॉप होती है उसमें भी इसे देखा गया है। तो मुख्यतः कितनी क्रॉपें हो गई दोस्तों? टमाटर है, शिमला मिर्च है और खरबूजा है। इनको आप लोग ध्यान रखेंगे, अक्सर यही एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग देखिए यहाँ इमेज के माध्यम से देखिए, ये दोस्तों यहाँ पे टोमेटो दिखाया गया है, दूसरी साइड में शिमला दिखाया गया है, शिमला मिर्च। आप लोग देख पा रहे हैं ये ब्लॉसम एंड रॉट डिजीज से पीड़ित क्रॉप है, जो कि एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, और ये कैल्शियम की कमी से होता है। साथ ही साथ किसमें और लगता है दोस्तों? ये खरबूजे की क्रॉप में भी लगता है। किसमें? खरबूजा। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। अंधी गुड़ाई की जाती है आलू, गन्ना, केला, ए और बी दोनों। दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए, उसके बाद इसका जवाब दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो लोग दे रहे हैं गन्ना, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि दोस्तों गन्ना के अलावा आलू में भी अंधी गुड़ाई अपनाई जा रही है। किसमें? आलू की क्रॉप में भी दोस्तों अंधी गुड़ाई अपनाई जा रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। अंधी गुड़ाई में दोस्तों क्या होता है? क्रॉप के उगने के पहले जो भू पपड़ी होती है उसको तोड़ने के लिए जो गुड़ाई दोस्तों अपनाई जाती है, उसी को हम लोग ब्लाइंड होइंग या अंधी गुड़ाई के नाम से जानते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, जो एक परत बन जाती है। कभी कभी क्या होता है, क्रॉप की बुआई के बाद दोस्तों ज़्यादा बारिश हो जाती है, बारिश के बाद क्या होती है, एक लेयर बन जाती है। उस लेयर को तोड़ने के लिए या क्रॉप को सही से उगने के लिए दोस्तों जो एक तरफा यानी कि एक पूरे खेत में जो गुड़ाई दोस्तों की जाती है, वो क्या कहलाती है? ब्लाइंड होइंग, यानी कि अंधी गुड़ाई होती है। इसके द्वारा दोस्तों खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ जो क्रॉप होती है वो ठीक ढंग से उसका जर्मिनेशन हो पाता है। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आलू और गन्ना दोनों में ब्लाइंड होइंग अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पशुओं की आयु ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि है। खुरों एवं सींगों को देखकर, शारीरिक बनावट देखकर, सींगों पर बने छल्ले देखकर, दांतों को गिनकर। देखिए ऑप्शंस, उसके बाद राइट आंसर आप लोग दीजिए। सर्वोत्तम विधि पूछी गई, आप लोगों को सर्वोत्तम विधि इसमें से बतानी है कौन सी है। यह भी पीजीटी में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा दांतों को गिनकर। दांतों को गिनकर पशुओं की आयु को ज्ञात किया जाता है। दोस्तों दूसरी बात यह रही, पशुओं में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर देंगे। पशुओं में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं? नेक्स्ट, अंतःशिराओं में क्लोरोसिस किसकी कमी से होता है? अंतःशिराओं में क्लोरोसिस जो होता है किसकी कमी से होता है? नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, सल्फर
फेरस। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अंतःशिराओं में जो क्लोरोसिस होता है वो किसकी कमी से होता है? दोस्तों बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा फेरस। ये आयरन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है। जो नई पत्तियां दोस्तों निकलती हैं वो पत्तियां सिराओं को छोड़कर संपूर्ण पत्ती जो होती है क्या हो जाती है? पीले रंग की हो जाती है। इससे पता चलता है कि इस क्रॉप में आयरन की कमी है, यानी कि फेरस की कमी है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लक्षण कहाँ पे दिखते हैं? नई पत्तियों पर, यानी कि ऊपरी पत्तियों पर दिखाई पड़ते हैं, जिसमें जो सिराएं होती है सिराओं को छोड़कर संपूर्ण पत्ती जो होती है पीले रंग की हो जाती है। आइए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, फेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सनई किस कुल का पौधा है? मालवेसी, टिलियसी, लेगुमिनेसी, क्रूसीफेरी। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सनई किस कुल का पौधा है? सनई के बारे में बताना है दोस्तों, ये किस कुल का पौधा है? जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा लेगुमिनेसी। सनई जो है ये दलहनी कुल का पौधा है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। मालवेसी कुल में कौन कौन से आते हैं? जैसे कपास है, भिंडी है, ये सभी मालवेसी कुल के हैं। टिलेसी कुल में दोस्तों क्या आता है? जूट। जूट किस कुल की है? टिलेसी कुल की है। क्रूसीफेरी का आप लोगों को पता होगा, सरसों है, मूली है इत्यादि। ये सभी किस कुल के होती हैं? क्रूसीफेरी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे सनई का जो कुल है कौन सा है? लेगुमिनेसी, यानी कि दलहनी कुल। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्न में किसकी खली में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाई जाती है? कुसुम, मूंगफली, सरसों, तिल। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में किसकी खली में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है? कुसुम, मूंगफली, सरसों, तिल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जो लोग दे रहे हैं इसका आंसर मूंगफली, वो रॉन्ग है, क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुसुम। क्या हो जाएगा? कुसुम हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं विभिन्न क्रॉपों की और उनमें पाए जाने वाले नाइट्रोजन की मात्रा की। सबसे पहले हम मूंगफली की बात कर लेते हैं दोस्तों। मूंगफली, इधर लिखेंगे नाइट्रोजन, यहाँ पे लिखेंगे फास्फोरस और यहाँ पे लिखेंगे पोटास। सभी की बात करेंगे किस किस क्रॉप में कितनी कितनी मात्रा में पाया जाता है। तो ये मूंगफली के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। मूंगफली में जो नाइट्रोजन होती है दोस्तों ये 7.3% पाई जाती है। फास्फोरस की बात करें 1.53% पाई जाती है और 1.3% जो होता है पोटास पाई जाती है। ये सभी परसेंटेज में मात्राएं हैं। वहीं पे कुसुम की दोस्तों बात कर लें। कुसुम की क्रॉप में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो कितनी होती है? 7.9% होती है दोस्तों, जो कि 7.3 से अधिक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुसुम हो जाएगा। फास्फोरस की मात्रा जो होती है वो 2.2% होती है और वहीं पे पोटास की बात करें दोस्तों 1.92% होती है। सरसों में दोस्तों अक्सर यही क्रॉप पूछी जाती हैं, तो सरसों में आप लोग नोट डाउन कर लेना। 5.2% जो होती है क्या होती है दोस्तों? नाइट्रोजन होती है। 1.8% जो होती है फास्फोरस होती है और 1.2% जो होता है क्या होता है? ये पोटास होती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे यही क्रॉप अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पपीता में प्रवर्धन प्रसारण की विधि है? बीज द्वारा, बडिंग द्वारा, सकर्ष द्वारा, उपरोक्त सभी। दोस्तों आप लोग बताएंगे पपीते में जो प्रसारण होता है यानी प्रोपेगेशन जो होता है, प्रवर्धन होता है, वो किस मेथड से होता है? बीज द्वारा, बडिंग द्वारा या सकर्ष द्वारा या उपरोक्त सभी। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा बीज द्वारा। इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से राइट आंसर क्या होगा? बीज द्वारा।
पपीते में जो प्रवर्धन होता है दोस्तों, ये किसके द्वारा होता है? पपीते में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? बीज द्वारा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किन्नो संकर किस्म है? नींबू की, नारंगी की, मैंडारिन की, लेमन की। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। किन्नो जो है ये संकर किस्म है, यानी कि हाइब्रिड वैरायटी है। किसकी है? नींबू की है, नारंगी की है, मैंडारिन की है, लेमन की। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा नारंगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नारंगी हो जाएगी, यानी कि ऑरेंज। ये किसकी संकर किस्म है? किन्नो नारंगी किस्म है। ये एक इंपोर्टेड वैरायटी है संतरे की। ये एक इंपोर्टेड वैरायटी है संतरे की। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये विदेश से मंगाई गई है। और इसका उत्पादन जो है दोस्तों महाराष्ट्र है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार और हरियाणा इत्यादि स्टेट में इसका उत्पादन जो है काफ़ी अच्छा देखा गया है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे किन किन स्टेट्स में इसको उगाया जाता है। तो और यहाँ पे आप लोग कुछ नोट डाउन कर लीजिए, जैसे कुछ इसकी महत्वपूर्ण जो किस्में होती हैं। नारंगी की, संतरे की महत्वपूर्ण किस्म, संतरे की महत्वपूर्ण किस्में कौन कौन सी होती हैं? जैसे दोस्तों नागपुरी, खासी, कुर्ग इत्यादि जो हैं इसकी महत्वपूर्ण किस्में हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वह कोशिकांग जो केवल पौधों में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम, प्लास्टिड। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिड, यानी कि लवक। प्लास्टिड जिसे क्या कहते हैं? लवक कहते हैं दोस्तों। ये किसमें पाए जाते हैं? सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? पादप कोशिकाओं में। इसके अलावा दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, सेल वॉल। आप लोग उसको भी ध्यान रखेंगे। सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति, ये भी सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, क्योंकि ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग दोनों ध्यान रखेंगे। प्लास्टिड जो होते हैं, कोशिका भित्ति जो होती है, सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। राइबोसोम्स जो होता है दोस्तों, ये सबसे छोटा कोशिकांग होता है सेल का। सेल का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है दोस्तों? राइबोसोम होता है। राइबोसोम में ही क्या होता है? प्रोटीन का सबसे छोटा कोशिकांग होता है दोस्तों ये। और इसी में क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसी में दोस्तों क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इनको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्न में अनार की कौन सी सॉफ्ट सीडेड किस्म नहीं है? पेपर सेल, ढोलका, गणेश, कंधारी। आप लोगों को दोस्तों बताना है निम्न में अनार की कौन सी सॉफ्ट सीडेड किस्म नहीं है? पेपर सेल, ढोलका, गणेश, कंधारी। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इनमें से बताना है दोस्तों कौन सी किस्म जो है वो सॉफ्ट सीडेड नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंधारी। कंधारी जो किस्म है ये हार्ड सीडेड किस्म है। कंधारी जो है दोस्तों ये हार्ड सीडेड किस्म है किसकी? अनार की। पोमग्रेनेट
अनार की हार्ड सीडेड किस्म कौन सी? कंधारी है। आइए आप लोगों को कुछ बताते हैं हार्ड सीडेड किस्म। हार्ड सीडेड किस्में जो होती हैं अनार की कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? कंधारी, मस्कर रेड, आलंदी, काबुल, कंधारी है, मस्कर रेड है, आलंदी है, काबुल है। ये सभी हार्ड सीडेड किस्में हैं दोस्तों किसकी? पोमग्रेनेट यानी कि अनार की। और सॉफ्ट सीडेड की बात करें, सॉफ्ट सीडेड जो इसकी किस्में होती हैं कौन कौन सी हैं? ढोलका है, ढोलका ये मुख्यतः कहाँ पे उगाई जाती है दोस्तों? ये गुजरात में उगाई जाती है। दूसरी गणेश है, ये मुख्यतः महाराष्ट्र में उगाई जाती है। और इसके अलावा पेपर सेल हैं इत्यादि जो किस्में हैं ये सॉफ्ट सीडेड किस्में हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? कंधारी हो जाएगा। गणेश का उत्पादन मुख्यतः महाराष्ट्र में, ढोलका का उत्पादन दोस्तों कहाँ पे किया जाता है? ये मुख्य रूप से गुजरात में उगाई जाने वाली एक अनार की प्रमुख नस्ल है यानी कि किस्म है। नेक्स्ट, C4 पौधों का कर्म क्या है? ध्यान से देखिए, उसके बाद आप लोग जवाब दीजिए। सूडान घास, गन्ना, धान, बाजरा। गन्ना, मक्का, सूडान घास, बाजरा, गन्ना, कपास, धान, बाजरा, कपास, मक्का, बाजरा, गन्ना। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसमें जो C4 पौधों का कर्म है वो क्या है? आप लोगों को टाइम दिया जा रहा है 20 सेकंड का। आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। C4 पौधे, आइए हम आप तब तक के लिख रहे हैं कौन कौन से होते हैं। C4 प्लांट, C4 प्लांट में जो प्रथम उत्पाद बनता है वो दोस्तों कौन सा बनता है? ऑक्जेलो एसिड। ऑक्जेलो एसिड जो बनता है वो प्रथम उत्पाद होता है। C3 प्लांट जो होते हैं इसमें प्रथम उत्पाद जो बनता है वो फास्फोगिल्सरिक एसिड बनता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा C4 प्लांट में जो कार्बन डाई ऑक्साइड जो होती है उसका संश्लेषण 2 बार होता है, जबकि C3 प्लांट में सिर्फ 1 बार होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं C4 प्लांट। C4 प्लांट के एग्जाम्पल जैसे हैं गन्ना है, मक्का है, ज्वार, बाजरा, सूडान ग्रास, बथुआ, चौलाई, ये सभी क्या हैं? आदि। ये सभी C4 प्लांट के एग्जाम्पल हैं। C3 प्लांट की बात कर लें, इसमें प्रथम उत्पाद क्या बनता है? फास्फोगिल्सरिक एसिड। और इसके जो एग्जाम्पल हैं दोस्तों वो हैं सोयाबीन, सूरजमुखी, सोयाबीन, सूरजमुखी, धान, गेहूं, जौ, कपास इत्यादि जो होती हैं ये सभी क्या हैं? C3 प्लांट हैं। और C4 प्लांट गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, सूडान ग्रास। तो आप लोग बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, सूडान ग्रास जो है ये तो एक C4 प्लांट है, गन्ना भी C4 है, लेकिन धान यहाँ पे C3 प्लांट है, तो पहला तो होगा नहीं। दूसरे में गन्ना है, मक्का है C4, सूडान घास है और बाजरा है, तो दोस्तों यही राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे में धान दिया गया, ये भी गलत हो जाएगा। चौथे में कपास दिया, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, गन्ना, मक्का, सूडान घास और बाजरा। ये सभी C4 प्लांट हैं, तो इनका सही क्रम क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट,
गाय व भैंस का परिवार है बोविडी, कैमलिडी, मेलियाग्राइडी या इक्वेडी? आप लोग दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इक्वेडी, बोविडी, कैमलिडी या मेलियाग्राइडी? फैमिली बतानी है गाय और भैंस की। दोस्तों गाय की फैमिली, गाय व भैंस की फैमिली क्या हो जाएगी? बोविडी हो जाएगी। कैमलिडी जो है ऊंट की फैमिली जो है ये कैमलिडी हो जाएगी। मुर्गी की जो फैमिली है दोस्तों, मुर्गी की फैमिली मेलियाग्राइडी हो जाएगी। इक्वेडी की बात करें दोस्तों, इक्वेडी फैमिली किसकी होती है? घोड़े की। और एक पूछी जाती है दोस्तों सुएडी, सुअर की होती है सुएडी। ठीक है, बोवेडी हो जाएगी गाय भैंस की, कैमलिडी हो जाएगी ऊंट की, मेलियाग्राइडी हो जाएगी मुर्गी की, इक्वेडी हो जाएगी घोड़े की और सुएडी जो हो जाएगी सुअर की। आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जामों में भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाई कैल्शियम फास्फेट का प्रयोग करते हैं लवणीय मृदा में, क्षारीय मृदा में, अम्लीय मृदा में, उदासीन मृदा में? दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। डाई कैल्शियम फास्फेट का प्रयोग कहां पर किया जाता है, किस प्रकार की मृदा में किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। जो लोग दे रहे हैं क्षारीय मृदा वो गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय मृदा। डाई कैल्शियम फास्फेट, इसी को रॉक फास्फेट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट का प्रयोग जो होता है अम्लीय मृदाओं में एक सुधारक के रूप में किया जाता है। ये दोस्तों जल में अल्प विलय होती हैं, जल में अल्प विलय होती हैं यानी कि कम घुलनशील होती हैं। ठीक है, कैल्शियम की जो मात्रा होती है दोस्तों इसमें कितनी होती है? 35 से 38% तक कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा जो अन्य सुधारक होते हैं अम्लीय मृदाओं में जो प्रयोग किया जाता है, अन्य सुधारक उनमें कौन कौन से होते हैं? सोडियम नाइट्रेट होता है दोस्तों, अम्लीय मृदाओं में प्रयोग किया जाता है सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट होता है और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हरियाणा गाय की पहचान का प्रमुख लक्षण है लंबा सकरा चेहरा, छोटा सकरा चेहरा, लंबा और छोटा चेहरा, छोटा और चौड़ा चेहरा? दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। हरियाणा गाय की पहचान का जो प्रमुख लक्षण है वो कौन सा है दोस्तों? लंबा और सकरा चेहरा, यानी कि ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मरुस्थल एवं शुष्क भूमि प्रबंधन का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? इरिम्योलॉजी, ड्राई लैंड फार्मिंग, जीरोफिक साइंस या पेडियोलॉजी? दोस्तों आप लोग बताएंगे पेडोलॉजी के अंतर्गत, इरिम्योलॉजी के अंतर्गत, ड्राई लैंड्स फार्मिंग के अंतर्गत, जीरोफिक साइंस के अंतर्गत मरुस्थल एवं शुष्क भूमि प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? इरिम्योलॉजी के अंतर्गत हम लोग मरुस्थल एवं शुष्क भूमि प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। जीरोफिक साइंस के अंतर्गत जीरोफाइटिक प्लांट्स जो होते हैं दोस्तों, जो मरुस्थल में उगने वाले प्लांट होते हैं, उन पौधों के बारे में जिस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वो जीरोफिक साइंस कहलाती है। पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ड्राईलैंड फार्मिंग के अंतर्गत दोस्तों क्या किया जाता है? जो शुष्क खेती होती है, शुष्क क्षेत्रों में जो खेती की जाती है वो ड्राईलैंड फार्मिंग कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इरिम्योलॉजी।
यानी कि राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। यदि सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि दोस्तों आप ही से हम हैं और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग दोस्तों हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और आगे हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस सेट ला सकें। तो आज के सेशन में यहीं तक। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।